नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मनी सेंट्रल की चर्चा को आगे बढ़ाएं। आज कौन कौन से मुद्दे हमारे शो में हैं ये हम आपको बताएं। उससे पहले ये याद दिलाना ज़रूरी है कि आपने अब तक मनी 9 का ऐप डाउनलोड किया या नहीं। अगर नहीं किया है तो तत्काल इसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ढेरों शो हर रोज़ अपलोड हो रहे हैं जो एकदम एक्सक्लूसिव हैं, यूट्यूब पे उपलब्ध नहीं है। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जहां आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। बहुत सारे शोज़ ऐसे हैं जो डे टू डे की एक्टिविटी में आपके काम आ सकते हैं। तो अगर अब तक डाउनलोड नहीं किया है, मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करें। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज के मनी सेंट्रल की सबसे बड़ी खबर कौन सी है जिस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे? हाँ शुभ, मनी सेंट्रल में आपका भी स्वागत है और सारे दर्शकों का स्वागत है जिन्होंने मनी 9 के ऐप को डाउनलोड किया है। उनका धन्यवाद, क्योंकि उनकी प्रतिक्रियाएं हमें मिल रही हैं इस कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से। और जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है उन्हें तत्काल इसे अपने मोबाइल में रखना चाहिए, क्योंकि एक स्पेशल शो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ वहाँ पहुँच चुका है। और इसके अलावा भी कुछ और शो हैं जिनके बारे में इसी कार्यक्रम में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मनी 9 के ऐप पर क्या एक्सक्लूसिव और क्या खास उपलब्ध है। हमारे पास आज चर्चा करने के लिए सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण खबर गैस की कीमतों को लेकर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर हमें भारतीय बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। और उसके साथ भारत में सरकार के कर्ज को लेकर चिंताएं बढ़ने लगी हैं। हमने इस पर पहले भी बात की थी इकोनॉमिकम में। हम आपको बताएंगे कि वो चिंताएं क्या हैं और सरकार उनसे उबरने के लिए कौन सी कोशिश कर रही है। पर सिर्फ इतनी ही खबरें मनी सेंट्रल में नहीं होती, इसके अलावा भी कई और ज़रूरी खबरें हैं जिन पर हमें बताएंगे शुभम कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। बिल्कुल, और जो मुद्दे आज मनी सेंट्रल का हिस्सा हैं उसके लिए आप देखिए ऑन द शो। शुरुआत होगी नेचुरल गैस की कीमतों में क्यों लगी आग। इसके बाद रुपए की गिरावट थामने के लिए आरबीआई बदलेगा रणनीति। कितने कर्ज में दबा है भारत, इस पर चर्चा करेंगे। कैसे कम हुए बैंकों के एनपीए, ये जानेंगे मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। क्या त्योहारों से पहले महंगी होंगी गाड़ियां, और चलते चलते चर्चा होगी क्या यूपीआई पर लगने वाला है कोई चार्ज। जी हाँ, जो अब तक यूपीआई फ्री में आपको सर्विसेज दे रहा था, ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि बहुत जल्द उस पर भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की तरह चार्ज लगने लगेगा। नेचुरल गैस की कीमतें एक बार फिर से भड़क गई हैं। कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स पर 2 दिन में भाव 5% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। विदेशी बाजार में भी कीमतों में तेजी है। यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली रूस की पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम में सप्लाई की कमी की गई, जिस वजह से घरेलू और वैश्विक बाजार में नेचुरल गैस के जो दाम थे वो एकाएक बढ़ गए। सिर्फ नेचुरल गैस ही नहीं, कच्चे तेल की कीमतों में भी एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। नाइमेक्स पर सितंबर वायदा में ब्रेंट क्रूड का भाव $107 पर कोट किया जा रहा है। WTI और नाइमेक्स के बीच का जो अंतर है वो $9 का हो चुका है। ये क्यों हुआ है ये भी अंशुमान जी से समझेंगे, लेकिन पहला सवाल सर नेचुरल गैस पर। नेचुरल गैस की कीमतों में ये तेजी क्यों आई ये तो हमको पता चल गया, कब तक ये जारी रहेगी, क्या अनुमान है? शुभ, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी की 2 वजह हैं और उनसे इस सवाल का जवाब निकलता है कि कब तक जारी रहेगी। पहली वजह यह कि जैसा हमने मनी सेंट्रल में पहले भी चर्चाओं में कहा था कि रूस और यूरोप के रिश्ते इतने ख़राब हैं कि रूस से यूरोप अब इस सब गैस की निरंतर और अबाध आपूर्ति की गारंटी नहीं ले सकता। इसलिए गैसप्रॉम में जब दोबारा गैसप्रॉम ने अपनी नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन में जब यूरोप को दोबारा सप्लाई शुरू की थी, तब भी ये सवाल थे कि कब तक रहेगी सप्लाई। और अब फिर से गैसप्रॉम ने इस बार ये कहते हुए कि प्रतिबंध से जुड़ी हुई वजहों के कारण वो गैस की आपूर्ति कम कर रहा है। पहले 40% कटौती की गई और उसके बाद पहले 20% कटौती की गई और उसे बढ़ाकर बाद में 40% किया जाएगा। तात्कालिक तौर पर एक बड़ी वजह थी जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2 और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनसे गैस की कीमतें ऊपर रहने की संभावना दिखाई दे रही है। पहली चीज़ तो ये कि जो यूरोप में वेदर के फोरकास्ट आ रहे हैं, मौसम के फोरकास्ट आ रहे हैं, वो अगस्त में गर्मी और बढ़ने के हैं। यानी कि यूरोप में गैस की डिमांड और ज़्यादा होगी, खासतौर से यूरोप की गर्मी से बचने के लिए कूलिंग के लिए। अमेरिका में भी गैस की मांग बढ़ने की संभावना है, वहाँ भी मौसम संबंधी कारण है और उत्पादन में बढ़ोतरी न होने की वजह से, और इसलिए गैस की कीमतों में हमें आने वाले समय में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। लगभग गैस की कीमतों में पिछले करीब 3 से 4 महीने से एक किस्म का बुल रन बना हुआ है, एक किस्म की तेजी का दौर बना हुआ है। हमने इसके पैरेलल क्रूड की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा, बल्कि क्रूड की कीमतों को हमने कच्चे तेल की कीमतों को $100 से नीचे जाते भी देखा। पर गैस की कीमतों में फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लगातार ऊंचाई पर हैं। दूसरी तरफ LNG की मांग दुनिया में लगातार बनी हुई है
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टर्मिनल्स पर एलएनजी को लेकर नए सौदे और समझौते किए जा रहे हैं। तो इस गैस की कीमत का असर हमें भारतीय बाजार पर भी दिखाई देगा। कल शुभम रिलायंस ने भी सरकार से मांग की थी कि गैस की कीमतों पर जो अधिकतम सीलिंग लगाई गई है, जो भारत की प्रमुख पेट्रोलियम कंपनी है निजी क्षेत्र की, उस सीलिंग को भी हटाया जाए, यानी भारत में भी गैस की कीमतों को बढ़ने का रास्ता दिया जाए। अगला सवाल सर, कच्चे तेल पर अभी WTI क्रूड जो है वो $98 के करीब काम कर रहा है, जबकि ब्रेंट पर क्रूड का भाव $107 के करीब है। ये $8-9 का अब अंतर हो गया है। ये अंतर पहले इतना नहीं होता था। इस अंतर की क्या वजह है? शुभम, ये अंतर 3 साल का सबसे बड़ा है। पिछले 3 साल में पहली बार तेल के 2 अलग अलग पैमानों में, या 2 अलग अलग तेल जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बेंचमार्क है, यानी अमेरिका का नाइमेक्स WTI और यूरोप और एशिया के लिए ब्रेंट, इनके बीच में $8-9 का फ़र्क दिखाई दे रहा है। और ये बहुत बेहद दिलचस्प है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफ़ी चर्चाएं हैं दुनिया के ट्रेडर्स के बीच में। इसकी वजह भी खासी पेचीदा है। अमेरिका के बाजार में पिछले 1 महीने 1.5 महीने से गैसोलीन की कीमतों में कमी आ रही है। लगभग ताज़ा जो आंकड़ा है वो बताता है कि गैसोलीन की कीमत पर गैलन लगभग $4.33 के आसपास थी, जो $4.52 से नीचे आई है। और ये गिरावट अमेरिका में मांग कम होने के कारण भी आई है और अमेरिका में गैसोलीन की मांग नहीं बढ़ रही है। और इसकी सीधी प्रतिक्रिया हमें WTI में अमेरिकी क्रूड पर लगातार दिखाई दे रही है और इसलिए अमेरिकी क्रूड की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। इसके विपरीत ये भी जानकारी है कि अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं, जिनसे तेल छोड़ा गया था, वो भी वापस खरीदे जा चुके हैं और उनमें भी बढ़ोतरी हो गई है। यानी अमेरिका का जो बाजार है उसमें कच्चे तेल की मांग में कमी की संभावना है। तीसरी और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि फेडरल रिजर्व की बैठक आज रात होने वाली है। कल सुबह उसका नतीजा आएगा। ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी होगी, मंदी की संभावना अमेरिका में और ज़्यादा गहराएगी और जिसके कारण बाजार में गैसोलीन की मांग में और कमी आने की संभावना है। तो जो अमेरिका का क्रूड है वो अमेरिका की मंदी की संभावना से प्रभावित होकर एक दूसरे तरीके की प्रतिक्रिया दे रहा है, जबकि ब्रेंट, जो कि मुख्य तौर पर अरब और ओपेक देशों के कच्चे तेल के उत्पादन से प्रभावित होता है, वहाँ कीमतों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, क्योंकि दुनिया की सभी अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की संभावनाएं एक जैसी नहीं है। और दूसरा, ओपेक देश फिलहाल अपने उत्पादन पर बहुत सख्ती से निगाह रखे हुए हैं और वो कीमतों को $100 से नीचे जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो उत्पादन को रेगुलेट कर रहे हैं और ये फ़र्क आने वाले समय में बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। कच्चे तेल, गैस के बाद अब बात रुपए की। रुपए की गिरावट को रोकने के लिए रिजर्व बैंक और कदम उठा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो रिजर्व बैंक एक बार फिर स्पॉट मार्केट में डॉलर की बिकवाली बढ़ा सकता है। अभी तक रिजर्व बैंक फॉरवर्ड मार्केट के जरिए रुपए में गिरावट रोकने के लिए कदम उठा रहा था। रुपए की गिरावट को थामने के लिए रिजर्व बैंक ने इससे पहले जो कदम उठाए हैं उनका कोई खास असर देखने को नहीं मिला। मसलन देश में अप्रवासी भारतीयों की तरफ से जमा किए जाने वाले डॉलर पर ज़्यादा रिटर्न देने की पेशकश, एक योजना रिजर्व बैंक ने शुरू करी, लेकिन उसको लेकर बहुत उत्साह, बहुत रिस्पॉन्स नहीं मिला। योजना को लागू हुए 2 हफ्ते से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन अप्रवासी भारतीयों की तरफ से कोई खास निवेश नहीं देखा गया। सर, NRI के लिए रिजर्व बैंक ने एक नई योजना शुरू की, उम्मीद थी कि इसमें पैसा आएगा, कुछ सहारा मिलेगा, इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ? इसका कोई असर इसलिए नहीं दिखाई दिया। रिजर्व बैंक ने ये जो कदम उठाया था, ये 2012-13 में जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना थी, जिसको आमतौर पर भाषा में टेपर टेंट्रम कहा जाता है, उस दौरान भी तत्कालीन रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया था कि वो भारतीय बैंकों में अनिवासी भारतीयों को बेहतर रिटर्न देने की योजना शुरू करेगा। बैंकों को ये छूट दी गई थी कि वो अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करेंगे, पर आज ऐसी परिस्थिति नहीं है। जो आंकड़े हमें बताते हैं उस हिसाब से मई हाल के हफ्तों में भारत के बाजार में अनिवासी भारतीयों का पैसा नहीं आया और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भी निवेश के उपकरण हैं उनमें यील्ड्स काफ़ी ऊपर हैं और रिटर्न्स अच्छे हैं और अभी भी अमेरिकी बाजार में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना है। तो विदेश में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, जिनके पास भारतीयों के पास जिनके पास काफ़ी पैसा है, उन्हें विदेश में निवेश करना ज़्यादा अट्रैक्टिव और आकर्षक लग रहा है। भारत में की जमा उन्हें बेहतर रिटर्न देने की स्थिति में नहीं है। और दूसरी और चीज़ है कि भारत की करेंसी में काफ़ी उतार चढ़ाव है, इसलिए करेंसी से रिलेटेड रिस्क या जोखिम भी बने हुए हैं और इसलिए अनिवासी भारतीयों ने भारत के रिजर्व बैंक की इस कॉल पर, अपील पर ध्यान नहीं दिया। उनके लिए ये बिजनेस का या बेहतर रिटर्न का सौदा नहीं है कि वो भारतीय बाजारों में अपना पैसा रखें। रिजर्व बैंक इसके साथ अब रुपए को लेकर रणनीति में बदलाव भी करने जा रहा है। वो इस कोशिश में है कि अब फॉरवर्ड मार्केट के बजाय स्पॉट मार्केट को मैनेज किया जाए, यानी जब बाजार में डॉलरों की कमी हो तब उसे रोका जाए ताकि रुपए में तेज गिरावट और उसे 80 रुपये, डॉलर में तेज गिरावट और उसे 80 रुपये से नीचे जाने से रोका जा सके। ये बदली हुई रणनीति है और शुभम, रिजर्व बैंक की रणनीति में, रुपए की रणनीति में काफ़ी तेज़ी से बदलाव भी आ रहे हैं।
हम हर दूसरे तीसरे दिन एक नए तरीके की कोशिश अब रिजर्व बैंक की तरफ से देखते हैं। गवर्नर खुलकर ये कह चुके हैं कि वो रुपए में एक मुश्त बड़ी तेज गिरावट या उतार चढ़ाव की छूट नहीं देंगे। सर, ये जो स्पॉट मार्केट में अब बिकवाली की बात कही गई है, अभी कुछ दिन पहले आया था कि फॉरेक्स रिजर्व से $100 छोड़ देंगे, इनसे अब कोई ये रणनीति आपको लगता है मोटे तौर पर बदल रहा है आरबीआई, और फॉरवर्ड से कोई खास असर नहीं हुआ तो स्पॉट से कोई असर हो पाएगा? स्पॉट से इतना ही असर होगा कि मार्केट में अगर तुरंत बड़ी डिमांड आती है तो उसे रोकने में मदद मिलेगी। इस बात की संभावना है कि अगर बाजार में एकदम डॉलर की डिमांड है, और रिजर्व बैंक गवर्नर ने शुभम कल परसों में कहा भी था कि बाजार में डॉलरों की आपूर्ति और की मांग में बड़ा अंतर है, और इसीलिए रिजर्व बैंक बहुत कैलिब्रेटेड ढंग से, बहुत संतुलित ढंग से और बहुत संयमित ढंग से बाजार में डॉलर छोड़ रहा है, क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार 573-572 बिलियन डॉलर के आसपास तक गिर चुका है। और अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का एक दौर शुरू हो रहा है, जिसका असर हमें आयात पर, बढ़ते आयात बिल पर दिखाई देगा। तो इसलिए रिजर्व बैंक का फॉरवर्ड मार्केट की तरफ उतना ध्यान नहीं देगा, इसलिए फॉरवर्ड मार्केट में रुपए पर दबाव लगातार बना रहेगा। पर रुपए की कीमत के लिए कल का दिन खासा महत्वपूर्ण होने वाला है। जब हम कल आज रात में फेड रिजर्व की ब्याज दरों में बढ़ोतरी आएगी, 75 से 100 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी की संभावना है। उसके बाद डॉलर इंडेक्स कैसे दुनिया में रिएक्ट करता है और उसके की तुलना में रुपए की क्या स्थिति होती है, ये हमें कल सुबह पता चलेगा, और कल समझ में आएगा कि रुपया वास्तविक रूप से इस नए तूफान के आगे कितना मजबूत होकर खड़ा रह सका। आमतौर पर 80 और 81 के लेवल रुपए के लिए फिलहाल बैलेंस्ड या संतुलित बताए जा रहे हैं, अगर कोई अप्रत्याशित परिस्थिति नहीं बनती तो। बिल्कुल, कल का दिन रुपए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेड की बैठक के बाद रुपया तेज गिरावट दिखा सकता है, अगर ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी हुई तो कल का दिन हम नज़र रखेंगे रुपए पर। जो भी अपडेट होगा आपके पास मनी सेंटर के माध्यम से पहुंच जाएगा। सरकार के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की तरफ से सोमवार को संसद में बताया गया कि मौजूदा वित्त वर्ष के अंत तक केंद्र सरकार के ऊपर कर्ज की देनदारी बढ़कर 155 लाख करोड़ से ऊपर निकल जाएगी, जो देश की जीडीपी के हिसाब से देखें तो 60% से ज़्यादा है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार की कुल देनदारी 138 लाख करोड़ के आसपास की थी। इस कर्ज में अगर राज्यों का कर्ज शामिल कर लिया जाए तो मार्च 2023 तक यह आंकड़ा बढ़कर 195 लाख करोड़ रुपए का हो जाएगा, जो जीडीपी के 82% के लगभग बराबर होगा। सर, भारत में कर्ज की वास्तविक स्थिति क्या है? बिल्कुल कितना कर्ज है अगर सारा कर्ज जोड़ लिया जाए तो? सरकार ने वो बात मान ली जिस पर हम लोगों ने इकोनॉमिका में पिछले हफ्ते चर्चा की थी, और विस्तार से जो लोग मनी सेंट्रल नियमित रूप से देख रहे हैं वो जाकर मनी 9 के यूट्यूब चैनल की टाइमलाइन पर वो पूरा एपिसोड देख सकते हैं, जिसमें हमने विस्तार से बताया कि भारत के कर्ज की स्थिति क्या है। और आईएमएफ ने पिछले साल अक्टूबर में ही ये कहा था कि भारत का कर्ज जीडीपी के अनुपात में 90% के आसपास पहुंच रहा है। 90% इसलिए क्योंकि 83% का आंकड़ा तो आधिकारिक रूप से सरकार ने ही स्वीकार किया है कि केंद्र और राज्य सरकारों का कर्ज मिलाकर इतना है। इसके अलावा सरकारी कंपनियों का कर्ज है, ऑफ बजट बारोइंग्स है, और जो सरकार की संस्थाएं कर्ज लेती हैं उन सबको अगर मिला लिया जाए तो सरकार के खाते से अकेले कर्ज लगभग 90 से 100%, 100% के आसपास पहुंच जाएगा। इसके संकेत हमें आर्थिक समीक्षा ने भी दिए थे, पर सरकार ने बात स्वीकार की है। हालांकि उसका कहना है कि डेट प्रोफाइल रोबस्ट है, मजबूत है, कोई बड़ी चुनौती नहीं। पर इसमें एक और भीतर की बात है जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है कर्ज के मामले में, शुभम, की सरकार का जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो 6.23 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, और इसमें रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। और यही वो दबाव है जिस दबाव को हम अगले सवाल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सरकार का जितना नेट टैक्स रेवेन्यू है, यानी सरकार पूरे दिन साल भर में जितना शुद्ध राजस्व संग्रहित करती है, ये उसका करीब 41% है, 41% है। यानी सरकार अगर 100 रुपये का राजस्व लेकर आती तो 41 रुपया केवल कर्ज का ब्याज चुकाने में चला जाता है, और ये जीडीपी का लगभग 3.1% है। और ये पिछले साल FY21 में करीब 5.56 लाख करोड़ रुपए था, वहाँ से बढ़कर 6.23 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया। जीडीपी की तुलना में बढ़ोतरी काफ़ी बड़ी दिखती है, 2.8% से बढ़कर 2.8% से बढ़कर ये 3.1% पर पहुँच गई है। ये माना जा रहा है कि इंटरेस्ट पेमेंट आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि ब्याज दरों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और आने वाले समय में आरबीआई को सरकार को और ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ और कि भारत के सरकार के अधिकांश कर्ज छोटी अवधि के हैं, और उन छोटी अवधि के कर्जों पर ब्याज दरें और भी ज़्यादा होती हैं। सरकार के कर्जों का, केंद्र और राज्य सरकार के कर्जों की मैच्योरिटी का एक बड़ा क्रम अगले साल से शुरू हो रहा है। ये भी बात
कर्ज के पूरे आकलन में सामने खड़ी हुई है, जिसे सरकार ने आज विस्तार से तो नहीं बताया, लेकिन इसकी रिपोर्ट्स उपलब्ध हैं कि सरकार को की देनदारी कर्ज की, और जो पुराने कर्ज हैं उन्हें चुकाने के लिए या तो सरकार को नया कर्ज देना पड़ेगा या उसे इतना कैश फ्लो पैदा करना पड़ेगा अपनी सरकार को अपनी बैलेंस शीट में कि वो इस पुराने कर्ज की वापस देनदारी चुका सके। सर, कोई राज्यों को लेकर नए नियमों की भी बात चल रही है, वो क्या नियम हो सकते हैं? ये महत्वपूर्ण बात है। सरकार वित्त मंत्री ने कल एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है जो भारत की डेट पॉलिसी की नीति में बदलाव करेगा और राज्य सरकारों के लिए थोड़ी ज़्यादा चुनौती बनेगा। वित्त मंत्री ने कहा, ऐसा अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, कि राज्य की जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं, यानी राज्य के जो सार्वजनिक उपक्रम हैं जो राज्य सरकारों के मातहत हैं, वो जो भी बारोइंग करते हैं वो स्टेट की जो बारोइंग लिमिट है उसके दायरे में आएंगे। अब स्टेट की बारोइंग लिमिट क्या होती है? भारत में कानून है जिसका नाम है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। ये कानून ये तय करता है कि केंद्र और राज्य सरकार जीडीपी की तुलना में अधिकतम कितना कर्ज उठा सकेंगी, उसकी सीमा तय की जाती है, और इसी तरह उनके राजस्व घाटे के अनुपात में उनकी ब्याज देनदारियों की सीमा तय की जाती है। इसे कोविड के दौरान सरकार ने बढ़ा दिया था क्योंकि राज्य सरकारों को ज़्यादा कर्ज की जरूरत थी। अब इस नई व्यवस्था के तहत राज्य सरकारों के पीएसयूज अगर ज़्यादा कर्ज बाजार से उठाएंगे तो वो राज्यों के खाते में ही जोड़ा जाएगा। यानी राज्य सरकारों का या किसी राज्य सरकार को अगर उसके स्टेट जीडीपी की तुलना में 3% के आसपास तक की अधिकतम सीमा है कर्ज उठाने की, और उसमें से आधा % अगर पीएसयू लेकर आ जाती है तो राज्य की अपनी बारोइंग लिमिट कम हो जाएगी, और उस बारोइंग लिमिट कम होने के कारण उसके बजट पर खर्च कम करने का और खर्च की कटौती का दबाव बनेगा या उसे टैक्स बढ़ाने के लिए दबाव देना पड़ेगा। यह बड़ी शिफ्ट है, और ये शिफ्ट इसलिए भी हो रही है शुभम कि हमने उस इकोनॉमिकम में बात की थी कि केंद्र सरकार राज्यों की तरफ से की जा रही ऑफ बजट बारोइंग को लेकर तालुका कचहरी, कलेक्टर दफ्तर और बाकी चीज़ों को गिरवी रखकर की जा रही बारोइंग पर चिंतित है। और एक और बड़ी बात जो भारत के कर्ज के प्रोफाइल में कमजोर तौर पर हमें दिखाई दे रही वो ये है कि राज्य सरकारें एस्क्रो अकाउंट में भविष्य का राजस्व बढ़ोतरी दिखाकर कर्ज ले रही हैं। यानी वो बता रही हैं कि अगले 2 साल बाद हमारा रेवेन्यू इतना बढ़ जाएगा, इस प्रोजेक्शन पर उसके बदले हमको बैंकों से कर्ज ले लिया जाए। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि भारत के बैंकों का और जो सरकार का कर्ज है उसकी रिश्तेदारी बैंकों पर बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अधिकांश कर्ज सरकारों के पास बैंकों की तरफ से दिया गया है जहां हमारी डिपॉजिट रखे हुए हैं। बिल्कुल, ये वाकई बड़ी चुनौती है, और इस पर विस्तृत जानकारी आप अगर देखना चाहें क्या भविष्य हो सकता है, कैसे इसको हम मैनेज कर सकते हैं, तो आप इकोनॉमिकम का पूरा शो इस रविवार का देख सकते हैं जिसका टाइटल है कितने कर्ज में भारत। अब वक्त हो चुका है मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट का। आपने शायद सोशल मीडिया पर या तमाम अखबारों में ये खबरें पढ़ी होंगी कि बैंकों के जो एनपीए हैं वो 6 साल के निचले स्तर पर आ गए। एनपीए निचले स्तर पर क्यों आए, किन सुधारों का असर हुआ, किन अकाउंटिंग एंट्रीज का असर हुआ, देखिए मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट में। मार्च 2022 तक बैंकों में डूबे हुए कर्ज यानी एनपीए कुल 7.42 लाख करोड़ रुपए रह गए। ये 6 साल के निचले स्तर पर हैं। वित्त वर्ष 2018 में बैंकों के एनपीए 10.36 लाख करोड़ की रिकॉर्ड ऊंचाई पर थे। एनपीए या डूबे हुए कर्ज यानी ऐसे लोन जिनकी बकायेदारी 90 दिन से ज्यादा की है। आसान भाषा में ऐसे कर्ज जिनकी 3 से ज्यादा किस्तें टूट चुकी हों। बैंकों के एनपीए में ये कमी आपको पहली नजर में अच्छी लग सकती है, लेकिन ये किसी बड़े सुधार की देन नहीं बल्कि बही खातों में एंट्री का कमाल है। एनपीए इसलिए घटे क्योंकि बैंकों ने इसे बट्टे खाते में डाल दिया, यानी ऐसा कर्ज मान लिया जिसकी वसूली की उम्मीद नहीं है। इसके लिए बैंकों ने कर्ज के बराबर राशि की मुनाफे से प्रोविजनिंग की और इन्हें खातों से बाहर कर दिया। आप ये मान सकते हैं कि अगर आपकी जमा से कर्ज देकर बैंकों को हुए मुनाफे अगर प्रोविजनिंग में नहीं आते तो शायद बतौर निवेशक आपको लाभांश मिल सकता था या बतौर जमा करता जमा पर बेहतर ब्याज। अब सवाल ये है कि बट्टे खाते में कितने कर्ज डाले गए। तो सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2018 से लेकर मार्च 2022 के दौरान सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को बट्टे खाते में डाला है। मार्च में खत्म हुए वित्त वर्ष 2021-22 में बैंकों ने 1.75 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। एक आंकड़ा यह भी है कि बैंकों की ओर से दिए गए कुल कर्ज में एनपीए अब सिर्फ 5.90% है,
जो मार्च 2018 में 11.2% था। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर बैंक ने 100 रुपए का कर्ज दिया है तो उसमें से 5 रुपए 90 पैसे एनपीए हो गया है, जो पहले 11 रुपए से ज्यादा था। यह आंकड़ा और बेहतर हो सकता था अगर बीते वर्षों में डूबे कर्ज ना बढ़े होते। ये प्रतिशत इसलिए भी कम है क्योंकि बैंकों की ओर से दिए गए कर्ज का आकार भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2021 में 2.56 लाख करोड़ रुपए के नए एनपीए बैंकों के खाते में आए। वित्त वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 2.86 लाख करोड़ रुपए का था। डूबे हुए कर्ज में ये बढ़ोतरी की वजह कोविड का असर भी है। मौजूदा वित्त वर्ष में यह आंकड़ा और तेजी से बढ़ सकता है क्योंकि कोविड के दौरान कर्जों की रिस्ट्रक्चरिंग 2 साल के लिए कर दी गई थी। इसकी मियाद वित्त वर्ष 2023 में पूरी होगी। मनी 9 के लिए शुभम शंखदर। सर, एनपीए से की बात चलिए, कल एक्सिस बैंक के नतीजे भी आए हैं। एक्सिस बैंक के नतीजे में नेट प्रॉफिट 91% बढ़ गया, उनका एनआईआई नेट इंटरेस्ट इनकम जो थी वो 21% बढ़ गई, लेकिन उसके बाद भी आज एक्सिस बैंक के शेयर में दबाव देखने को मिला, वहाँ गिरावट थी। ऐसा क्यों? एक्सिस बैंक जो कि इंडिया के टॉप 5 बैंक्स में शामिल है, प्राइवेट बैंक्स में शामिल है, उसके लिए बाजार आज लगभग रिलायंस जैसा साबित हुआ। जैसे रिलायंस के बहुत अच्छे नतीजे आए और कल हमने विस्तार से इस पर जानने की कोशिश की कि आखिर बाजार को रिलायंस के नतीजे क्यों नहीं समझ में आए। एक्सिस बैंक के नतीजों के भीतर भी काफ़ी कुछ ऐसा था जिसका असर हमें आज बाजार में एक्सिस बैंक के नतीजे के पर प्रतिक्रिया में दिखाई दिया, और इससे हमें आने वाले कुछ बैंकों के नतीजों के बारे में भी संकेत मिलता है। जो उसकी ओवरऑल नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो डिक्लाइन हुई है, गिरी है, करीब 11% की गिरावट आई है, क्योंकि इसमें जो निवेश बैंक बॉन्ड्स में करते हैं वहाँ उसे नुकसान हुआ है, और इसका असर हमें बाकी कंपनियों, बाकी आने वाले बैंक्स पे भी दिखाई देगा। उसकी लोन ग्रोथ करीब 14% थी, रिटेल लोन ग्रोथ 25% है, एसएमई की लोन ग्रोथ 27% है, लेकिन लोन ग्रोथ में या कर्ज की बढ़ोतरी में लगातार 2-3 महीनों से गिरावट आ रही है। बाजार ने इसे करीब से समझने की कोशिश की, तो अगर आप बढ़ोतरी तो देखें पर लगातार 2 तिमाही से गिरावट आ रही है क्वार्टरली आधार पर। 2022 के तीसरे क्वार्टर में 16% थी, फिर 15% हुई और अब करीब 14% है। तीसरी चीज़ है कि ब्रोकर्स का जो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो एसएमईज को दिए गए कर्ज हैं, जो नए एनपीएस क्रिएट हुए हैं, वो एक्सिस बैंक के पोर्टफोलियो पर आने वाले समय में असर डालेंगे। बैंक का ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो करीब करीब ईयर ऑन ईयर 32% बढ़ा है, जिसका असर हमें बैंक के नतीजे पर दिखाई दिया है। इसके अलावा सिटी बैंक के साथ मर्जर की प्रक्रियाएं भी हैं जिनको लेकर स्थितियां भी और स्पष्ट होनी है। तो एक्सिस बैंक के नतीजों के साथ हमें अब इंतजार होगा कुछ और बड़े बैंकों के नतीजों का कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। एनपीए की साइड से, एनपीए की अब फंसे हुए कर्जों की तरफ से बैंकों की तस्वीर थोड़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही है, लेकिन उनके अपने भीतरी कारोबार में अभी वो मजबूती आनी है, और इसे बाजार ने वो उस कमजोरी को शायद पहचाना है। आज बाजार में एक्सिस बैंक का शेयर 3% की गिरावट के साथ 706 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ है। सरकार नई ई कॉमर्स नीति लेकर आ रही है, और अगर ये नीति लागू हुई तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिर्फ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स बेचने की अनुमति होगी, यानी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियां अपने खुद के प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं बेच पाएंगी। नई ई कॉमर्स नीति को लेकर सरकार के DPIIT विभाग ने संसदीय समिति को ये जानकारी दी है। सर, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़्यादातर ई कॉमर्स कंपनियां जिस मॉडल के तहत काम करती हैं, आधिकारिक रूप से वो मॉडल मार्केट एक्सचेंज का मॉडल है। यानी ई कॉमर्स कंपनियों को, अमेज़ॉन हो या फ्लिपकार्ट हो या बाकी कंपनियां हों, उन्हें कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक एक्सचेंज उपलब्ध कराना होता है जहां वो अपने उत्पाद बेच सकती हैं और उपभोक्ताओं को उसमें चुनने की छूट होती है। यहाँ सीरियस कंपटीशन के इश्यूज़ हैं जिन पर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये नई ई कॉमर्स पॉलिसी के जो संकेत मिल रहे हैं ये इसका संकेत ये है कि शायद अमेज़न और उनकी जैसी कंपनियां जो अपने होम ब्रांड हैं उन्हें अब अपने प्लेटफॉर्म के जरिए आगे नहीं ला पाएंगी। ऐसा इसलिए रोका जा रहा है कि आमतौर पर अमेज़न अपने ब्रांड्स पर, जो उनके अपने होम ब्रांड्स हैं, उन पर ज़्यादा डीप डिस्काउंट देती है, उन्हें बेहतर ढंग से एल्गोज के साथ, क्योंकि अमेज़न के पास लोगों के ख़रीदारी की स्वभाव और व्यवहार की जानकारी है, उस हिसाब से वो जानकारी अपने ब्रांड्स को या अपने घरेलू ब्रांड्स को या अपने सप्लायर्स को देती है, जिससे कि वो उन्हें और
और ज़्यादा बेहतर और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलती है। शो में याद होगा कि यही लगभग ऐसी ही स्थिति अमेरिका में भी हुई थी, जिसमें अमेरिका में अमेजन के खिलाफ एंटी ट्रस्ट कार्रवाई शुरू हुई थी। तो कंपटीशन रिलेटेड नियमों का तकाजा है कि एक मार्केट एक्सचेंज चलाने वाला ऑपरेटर या अमेजन जैसी कंपनी अपने उत्पाद बाजार में नहीं बेचे। इसके अलावा ई टेलर्स को इन्वेंट्री मॉडल पर काम करना होता है, यानी वे एक इन्वेंट्री बनाते हैं खरीद कर और उसके बाद सामान की आपूर्ति करते हैं और सीधे कंज्यूमर्स तक ले जाते हैं। मार्केट प्लेस मॉडल में कभी की भी यही शर्तें हैं कि वो एक ओपन मार्केट प्लेस बना रहे, और अगर ये फैसला होता है या पॉलिसी लागू होती है तो इसका असर हमें भारत में कई बड़े रिटेलर्स पर दिखाई देगा, जिसमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और इसके अलावा और भी कई जो रिटेल कंपनियां आई हैं जिन्होंने अलग अलग क्लास में, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या गारमेंट्स हो, इनमें अपने आप को आगे रखा है, उन्हें भी अपने ब्रांड या होम ब्रांड्स को बेचने की छूट शायद नहीं मिलेगी। नहीं, देश के बड़े औद्योगिक घराने अडानी समूह की मंगलवार को एजीएम हुई। एजीएम के दौरान ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने कई बड़ी घोषणाएं की। गौतम अडानी ने बताया कि अडानी समूह की कुल मार्केट कैप 200 अरब डॉलर को पार कर चुकी है और देश के ग्रीन ट्रांजिशन में ये समूह 70 अरब डॉलर का निवेश करेगा। गौतम अडानी ने यह भी कहा कि उनका समूह अब देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर बन चुका है। होलसेल अधिग्रहण के बाद ग्रुप भारत का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक बन चुका है और अडानी विल्मेर के आईपीओ के बाद उनका समूह देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों में शामिल हो चुका है। सर, कोई भविष्य की योजनाएं जो इंकित की हों? अडानी समूह ने, गौतम अडानी ने अपनी एजीएम में कोई बड़े नए योजना की घोषणा नहीं की, बल्कि पूरा का पूरा भाषण कंसोलिडेशन का और जो मौजूदा बिजनेस और व्यापार बड़ा हो चुका है उसकी जानकारी दे रहा था और एक तरीके से इस बात की घोषणा कर रहा था कि अडानी अब भारत के औद्योगिक परिदृश्य में एक बहुत मजबूत और बड़ी ताकत बनकर सामने आ चुके हैं। ये बार बार उस भाषण को सुनकर एहसास होता था और इसलिए आज खास तौर पर गौतम अडानी ने अपने सारे आयामों को, चाहे वो एफएमसीजी अडानी विल्मर के जरिए हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट हो, सब जगह अडानी कहाँ तक पहुँच चुका और कितनी गहराई तक और कितने विस्तार के साथ इन कारोबारों में स्थापित है, इसके बारे में उन्होंने बताया था। अडानी ने कहा कि वो अब प्लेटफॉर्म्स ऑफ प्लेटफॉर्म्स बन चुका है, यानी भारत की वो एक तरह से सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन गई है, जिसके पास सी पोर्ट भी है, जिसके पास एयरपोर्ट्स भी हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं हैं। एक्सपेंशन प्लान के बारे में अडानी ने अपनी स्पीच में एक ही संकेत दिया, जो अभी बहुत स्पष्ट नहीं था, कि अब अडानी समूह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करेगा, यानी विदेश में वो निवेश करेगा या कंपनियों का अधिग्रहण करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि कई सारी सरकारें उनसे बात कर रही हैं, दुनिया विश्व के देशों की निवेश के लिए वो आमंत्रित कर रही हैं। तो यानी अगले 6 महीने में अगर हम माने शुभम की अडानी समूह की तरफ से कुछ अंतर्राष्ट्रीय अधिग्रहण या अंतर्राष्ट्रीय निवेशों की घोषणा हो सकती है, ऐसा लगता है। गाड़ियों के दाम एक बार फिर बढ़ सकते हैं। जी हाँ, रिपोर्ट्स की माने तो पिछली बढ़ोतरी में ऑटो कंपनियों ने बढ़ी हुई लागत को पूरी तरह ग्राहकों को ट्रांसफ़र नहीं किया था, लेकिन अब ऑटो कंपनियां गाड़ियों के दाम बढ़ाकर ग्राहकों से बढ़ी हुई लागत निकाल सकती हैं। ऊपर से टायर और अन्य ऑटो उपकरण बनाने वाली कंपनियों ने भी सितंबर तिमाही के लिए अपने उत्पादों के दाम बढ़ाने की तैयारी की है। अब अगर ये दाम बढ़ते हैं तो ऑटो कंपनियाँ इसको अंततः ग्राहकों से ही वसूलेंगी। सर, त्योहारों से पहले कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर ये फिर से महंगे हो जाएंगे? हाँ, 1 से 2% की हाइक की संभावना हमें दिखाई दे रही है और उसकी वजह यह है कि ऑटोमोबाइल कंपनियों ने, जिस पर हम लगातार मनी सेंट्रल में चर्चा करते रहे, कि पिछले 2 साल के भीतर भारत का ऑटोमोबाइल बाजार पूरी तरह बदल चुका है। छोटी कारों का बाजार सिकुड़ रहा है। वो लोग जो एस्पिरेशनल बायर थे, जो बाइक से छोटी कारों की तरफ जाने वाले थे, उनके लिए फ़िलहाल अभी मांग बाजार में नहीं दिखाई दे रही है। कंपनियां वहाँ निवेश भी नहीं कर रही हैं और कार को रखने की ऑपरेटिंग कॉस्ट, पेट्रोल की कॉस्ट, डीजल की कॉस्ट बढ़ने के कारण अब ज़्यादा डिमांड एसयूवी और हायर मिनी लग्जरी और लग्जरी सेगमेंट में कंपनियों के लिए। वहाँ 2-3% की कीमतें बढ़ाने का कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। इस समय जो कार बायर हैं उनकी सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें कार मिल जाए, क्योंकि वो पैसे लेकर खड़े हुए हैं और लंबी वेटिंग लिस्ट है। तो कंपनियों ने भारत में कोविड की ठीक मंदी के दौरान कार की मांग टूटने के बावजूद लगातार कीमतें बढ़ाई हैं। चूँकि भारत का कार बाजार धीमे धीमे सिकुड़ कर एसयूवी और महंगी कारों के 6-7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपए से ऊपर के कारों के 6 से लाख रुपए से ऊपर के कारों के सेगमेंट में सिकुड़ में पहुंच रहा है, तो वहां कंपनियों के पास अभी इतना रूम मौजूद है
कि वो अपने उत्पादों की कीमतों में बढ़ा सकें और जो नुकसान उनको सेल्स से हो रहा है उसकी भरपाई वो कीमतें बढ़ाकर कर सकें। बाकी कंपोनेंट इंडस्ट्री को भी अब कीमतें बढ़ानी है, टायर की कीमतें बढ़नी है, बाकी कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़नी है। तो इसलिए अगर आप त्यौहार से पहले कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं तो कार की या वाहन की महंगाई के लिए तैयार हो जाइए, पर वो महंगी कीमत चुकाने पर भी कार आपको समय पर मिलेगी कि नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वेटिंग लिस्ट लंबी है। और शुभम, इसके साथ जो प्रीमियम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो भी एक राउंड अपनी कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं त्यौहार से पहले। वहां भी लेक सिमिलर यही मॉडल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि सस्ते और छोटे और आम फहम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग उतनी ज़्यादा नहीं है, पर प्रीमियम उत्पादों की जो भी मांग उपलब्ध है कंपनियां उसकी कीमत बढ़ाकर उससे अपनी मांग में कमी की भरपाई करना चाहती हैं। रुपे क्रेडिट कार्ड पेमेंट को यूपीआई से जोड़ने के बाद अब रुपे क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से होने वाली ट्रांजैक्शन पर एमडीआर शुल्क लग सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और बैंकों के बीच मसौदा तैयार हो चुका है और ट्रांजैक्शन पर 2% तक शुल्क लगाया जा सकता है। 2% शुल्क अगर लगता है तो इसमें शुल्क में 1.5% हिस्सा बैंकों को जाएगा, जबकि आधा फीसद हिस्सा रुपे और यूपीआई सेवा देने वाली कंपनी के बीच साझा होगा। रिजर्व बैंक ने पिछले महीने ही रुपे कार्ड क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने की घोषणा की थी। सर, क्या तैयारी आपको लगती है, क्या यूपीआई पे अब ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगेगा? ये एक टैक्सेशन से या चार्जेस से बाहर का हिस्सा था। अभी आप जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं उन पर कोई चार्ज नहीं लगता, ना तो आपसे जिस मर्चेंट के पास आप जाकर या जिस दुकान वाले के पास जाकर आप शॉप करते हैं वो कोई चार्ज नहीं लेता और बैंकर भी नहीं लेता है। आमतौर पर अगर आप यही काम क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से करते हैं तो उस पर चार्ज लगता है। और नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो कि इस सर्विस को चलाता है उसका के और बैंकों के बीच में अब इस बात पर सहमति बन गई है। और जैसा आपको शुभम ने बताया कि 2% का चार्ज होगा, जिसमें 1.5% मर्चेंट का होगा और 2% का उनके बीच में बांटा जाएगा, एनपीसीएल और बैंकर के बीच में। पर इसके साथ इसमें कुछ और चीज़ें हैं जिन पर सहमति बनी है। वो सहमति ये है कि 20 लाख रुपए से ऊपर तक के टर्नओवर वाली जो आउटलेट्स होंगी या जो दुकानें होंगी उनमें होने वाले ट्रांजैक्शन शायद फ्री रखे जाएंगे। शुरुआती तौर पर इस बात की सहमति बनी है। और जो टिकट साइज है ट्रांजैक्शन का वो 2000 से 5000 रुपये तक के जो ट्रांजैक्शन हैं उन्हें शायद इस एमडीआर से बाहर रखा जाएगा। इस बात की संभावना रखी जा रही। फिलहाल अभी तक जो सूत्र बता रहे हैं उस हिसाब से डेली ट्रांजैक्शंस की कोई कैपिंग नहीं की गई, यानी 2000 से 5000 रुपये तक की सीमा के जितने ट्रांजैक्शंस हैं दिन में कितनी बार किए जाएंगे और उन पर कितना एमडीआर लगाया जाएगा, इसकी कोई सीमा तय नहीं की गई है। स्मॉलर और जो छोटी आउटलेट्स हैं उनके लिए उतना बड़ा दबाव नहीं होगा, लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े सेलर्स हैं, उन्हें एमडीआर चुकाना होगा। इसकी तैयारी दिख रही है। संकेत यहाँ से शुभ में मिलता है कि यूपीआई जो अभी तक चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन था, ये यूपीआई रुपे कार्ड से जुड़ा हुआ एमडीआर है। कोर यूपीआई पर अभी शायद चार्जेस नहीं है, लेकिन इस बात का दबाव बैंकों की तरफ से लगातार है कि यूपीआई सेवा पर किसी तरीके के कोई चार्जेस लगाए जाएं, खासतौर से यूपीआई के थ्रू होने वाले फंड ट्रांसफर्स पे। यूपीआई से हम 2 तरह से इस्तेमाल करते हैं कि यूपीआई के जरिए हम फंड ट्रांसफर करते हैं एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में या दूसरे व्यक्ति को, और यूपीआई के जरिए हम भुगतान भी करते हैं सामानों की खरीद का। तो यहाँ से शुरुआत हो गई है। हो सकता है आने वाले समय में हमें यूपीआई पर भी थोड़े चार्ज लगते दिखाई पड़े, कुछ किसी तरीके की फीस लगाई जाए जिसका दबाव बैंकों की तरफ से बनाया गया है। बिल्कुल, ये अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अब तक आप केवल स्कैन करके यूपीआई के माध्यम से फ्री में कोई ट्रांजैक्शन कर सकते थे। अगर इस पर छोटा भी चार्ज लगता है तो इसके प्रति लोगों का जो रुझान है, जो उत्साह है, वो थोड़ा सा फीका पड़ सकता है। सर, आज के मनी सेंट्रल में तो इतना ही, लेकिन Money9 ऐप के बारे में, किसी शो के बारे में बताइए कि कौन सा और खास शो है जो देखा जा सकता है। हाँ, ये हमारी रोज की चर्चा का विषय है शुभम, और आज हम आपको बता रहे हैं Money9 ऐप पर केवल वो शो उपलब्ध है। वो शो है, उसका नाम है बुरा ना मानो टैक्स है। वैसे भी टैक्स सरकार लेती है, हम चाहे बुरा माने या ना माने, हमें टैक्स चुकाना ही पड़ता है, चाहे वो इनकम पर हो या कंजम्पशन पर हो। ये खास शो टैक्स पर केंद्रित है जो सप्ताह में एक बार आता है। ये अपने तरीके का पहला शो है। आपको किसी प्लेटफॉर्म पर इस तरीके का शो नहीं मिलेगा जो टैक्स की दुनिया में आपकी जेब को, आपकी ज़िंदगी को प्रभावित करने वाली सारी खबरें जो आपके आसपास घट रही हैं उनके बारे में आपको बताता है। आपके इनकम टैक्स और उनसे जुड़ी हुई समस्याओं का सीधा समाधान भी करता है और इसके अलावा आपको बहुत ज़रूरी जानकारियां भी देता है। और ये टैक्स का सीज़न चल रहा है। शुभम भी बताएंगे कि इसमें और हम खास क्या करते हैं टैक्स के इस शो में। बिल्कुल, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख अब दूर नहीं है, 4-5 दिन बचे हैं अगर अब तक जो डेट देखी जाए। इससे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी बहुत सारी जानकारी इस शो में
दी गई है। आपको बताया गया है कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, कौन सा फॉर्म चुनें, कौन सा फॉर्म 16, 26 AS में क्या अंतर होता है, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं, आमतौर पर किस तरीके की गलतियां आपसे हो सकती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जानकारी जो टैक्स के दुनिया से जुड़ी है, जो आप सामान्य तौर पर नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, वो भी देश के सबसे अच्छे एक्सपर्ट्स के जरिए आपको हमारे शोज़ में बताई जा रही है। ये शो आप देखिए, विपुल सिंह इसको एंकर करते हैं, देश के तमाम बड़े गेस्ट इस शो में आते हैं। और न केवल इनकम टैक्स, इसके अलावा भी अगर आप और टैक्सेस के बारे में जानना चाहें, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे वो गिफ्ट के टैक्स हो, चाहे वो आपके किसी इन्वेस्टमेंट पे लगने वाले टैक्स हो, इन सभी टैक्स के बारे में ये जानकारी इस शो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। शुभम, ये सप्ताह का एक पूरा टैक्स डाइजेस्ट है आपके लिए। अगर आप टैक्स के नियम इतनी तेजी से नहीं बदलते, आपको रोज टैक्स के नियमों के बारे में जानने पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। टैक्स तो के नियमों से आपकी दूरी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन पूरे सप्ताह अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं कि जीएसटी में क्या हुआ, जीएसटी में किस चीज़ पर टैक्स लगाया गया, प्रॉपर्टी टैक्स के नियमों में क्या बदलाव हुआ, वेल्थ टैक्स के नियमों में क्या बदलाव हुआ, इनकम टैक्स में क्या हुआ, या बीते एक सप्ताह के दौरान इधर उधर से कुछ खबरें पढ़ सुनकर आपके दिमाग में जो सवाल उठे हों टैक्स के सिस्टम में बदलाव को लेकर, वो सारे सवाल आपको यहाँ उनके जवाब मिलेंगे। ये वीक का एक सप्ताह का टैक्स डाइजेस्ट है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मनी9 के ऐप पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध है। तो आप ऐप डाउनलोड करिए और अपने आप को टैक्स लिटरेट रखिए, अपनी टैक्स विजडम को और अपनी टैक्स जानकारी को बढ़ाइए, क्योंकि टैक्स आपको पे करना होता है, चाहे कोई भी वजह हो। तो बेहतर जानकारी के साथ पे करें। हो सकता है शायद आपके पास आपको टैक्स बचाने की कोई नई सूझ इस शो से मिल जाए। बिल्कुल, नई सूझ, नई समझ के लिए डाउनलोड कीजिए मनी9 का ऐप। फिलहाल दीजिए इजाज़त, कल फिर होगी मुलाकात, नए शो के बारे में बताएंगे आपको और मनी सेंट्रल में खूब सारे मुद्दे भी लेकर आएंगे। नमस्कार।